हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा जैन अपना सेकेंड वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ ऑन सेक्शन 149 जो कि है कंपनीज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी अपने काम कैसे करवाती है? तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने काम तो खुद नहीं कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम किसी और के थ्रू करवाती होगी। यहाँ पे कंपनी में जो काम कंपनी के लिए करता है वो है डायरेक्टर्स, इसीलिए डायरेक्टर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये सेक्शन 149 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम स्टूडेंट परव्यू से भी और प्रोस्पेक्टिव से भी, एंड वी एज अ कंपनी सेक्रेटरी पर्सपेक्टिव से भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो कंपनीज बेसिकली पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट कंपनीज, आईएफएससीज, ये सब कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। तो जो भी पब्लिक कंपनीज है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए, एंड जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए। ओपीसी है उसमें एक डायरेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी, यानी कि उस तरह की कंपनी को एक बंदा भी हैंडल कर सकता है। प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा नहीं कुछ होता है, इसीलिए 2 डायरेक्टर्स भी चलते हैं। और पब्लिक कंपनी है क्योंकि इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए इसमें 3 डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। लेकिन अगर कंपनी बढ़ जाती है और बड़ा अपना दायरा कर लेती है तो वो अपने डायरेक्टर्स 2 से भी ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है, जस्ट टू हैंडल द वर्क ऑफ द कंपनी। सो मैक्स टू मैक्स कंपनी अपने कंपनीज में 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। लेकिन कंपनी और ज़्यादा बढ़ जाए, प्राइवेट कंपनी और ज़्यादा बढ़ जाए, पब्लिक कंपनी और ज़्यादा बढ़ जाए कि मुझे 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स चाहिए, तो वो भी कर सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कोई कंपनी के आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं कि मुझे तो अपनी कंपनी में एज मैक्स टू मैक्स 20 डायरेक्टर्स ही चाहिए, तो कंपनी बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए भी 20 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। तो अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड, ये वर्ड हमेशा लॉ में यूज़ होता है, इसका मतलब यही है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो वो मैक्सिमम लिमिट होगा, बट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम लिमिट 15 है। अगर आर्टिकल साइलेंट है इसके बारे में तो नॉर्मल सा है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आर्टिकल्स में जो 15 डायरेक्टर्स ही मैक्सिमम लिखे हुए होंगे। तो अगर 15 से ज़्यादा अपॉइंट करना है तो कर सकते हैं, मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी उसके लिए। और जो स्पेशल रिजोल्यूशन मैं पास करूँगी ना, उसके लिए मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा। ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन मैं पास कर रही हूँ, ये टू ऑल्टर माई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 15 टू सो ऑन, जो भी जितना भी आप इंक्रीज करना चाहते हो, 16, 17, 18, 20 अप टू वहाँ तक कर सकते हैं। और उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि हम लोगों को स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर कर दिया, MGT 14 फाइल कर दिया, और हम लोगों को उसके बाद में ना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, उसी जनरल मीटिंग में हम लोग को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू अपॉइंट दैट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सो स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में हम लोग पास करेंगे अपना आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए। अब सपोज करूँ मुझे 15 डायरेक्टर्स मैक्सिमम है ना, मुझे 2 और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, 17 करना है, तो मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसका लिमिट 15 से 17 कर दूंगी, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके मैं उसको वो जो 2 डायरेक्टर्स मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ उसके लिए मैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करूँगी। स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि स्पेशल रिजोल्यूशन में मुझे 75% ऑफ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में मुझे 51%, 50 और मोर देन 51% का अगर मेरे पास आ जाता है अप्रूवल तो भी चलता है। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में ज़्यादा शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन में मुझे ज़्यादा सहमति की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट, वुमेन डायरेक्टर्स। अभी मैंडेटरी हो गया है वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना सभी कंपनीज में। नहीं, सिर्फ ये जो क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं उसी कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर्स एटलीस्ट एक होना मैंडेटरी है। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
प्राइवेट कंपनीज अगर चाहे तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, और अगर वो नहीं चाहे तो नहीं भी अपॉइंट कर सकती है, उससे एक्ट का नॉन कंप्लायंस नहीं होगा। पहली है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तो ऐसे तो नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर वो प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, या वो लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, तो उसको मैंडेटरी है कि उसके कंपनी में, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी एक तो फॉर श्योर वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है। और दूसरा है कि जो पब्लिक कंपनीज है, तो पब्लिक कंपनीज को भी, सभी पब्लिक कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है। जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है। जिस पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 300 को क्रॉस कर रहा है, उसको भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। बट अगर मान लो कि वुमेन डायरेक्टर बीच में चली जाती है, मुझे नहीं मिल रही है, तो आपके पास टाइम लिमिट है। आप या जो जब भी कंपनी की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है, या जब भी उस वुमेन डायरेक्टर ने ऑफिस छोड़ा अपना, उसकी 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी लेटर है, आप उसमें वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मिस प्रिया जो कि अपॉइंट हुई थी वुमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पब्लिक कंपनी ले लो हमारे एग्जाम्पल में, उसने अपना ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया ऑन 5 मई। तो मेरे पास कब तक का टाइम लिमिट है? तो और मेरे पास जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है वो 10 अगस्त 2019 में होने वाली है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं 10 अगस्त को अपॉइंट कर लो कोई और दूसरी वुमेन डायरेक्टर को, या फिर मैं 5 अगस्त, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी इज 5 अगस्त, विच एवर इज लेटर। इसमें लेटर क्या है? 10 अगस्त। तो मेरे पास मैक्स टू मैक्स टाइम है 10 अगस्त को। 10 अगस्त तक मैं अपॉइंट कर सकती हूँ वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, उतना तक मुझे करना ही करना है, वरना ये मेरा नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। अभी अगर मेरे एग्जाम्पल में ये जो 10 अगस्त वाला केस है ना, ये अगर 11 अगस्त होता है, तो मेरे पास मैक्सिमम लिमिट 11 अगस्त हो जाएगी। जो भी कहने का मतलब है कि बोर्ड मीटिंग अगर पहले आ रही है तो बोर्ड मीटिंग तक कर लो, या फिर आपका अगर 3 मंथ्स आपको ज़्यादा लग रहा है तो 3 मंथ्स। अगर ऐसा है कि 5 मई के बाद मेरी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है वो 6 जून को हो रही है, तो भी मेरे पास टाइम लिमिट 5 अगस्त तक का है। तो जो भी लेटर है, मुझे तब तक का टाइम लिमिट है मेरे पास, मतलब ज़्यादा वाला चूज़ कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अभी एक रेसिडेंट डायरेक्टर का भी कॉन्सेप्ट आया, ये पहले से था, बट इसमें जो ऑल्ट्रेशन हुआ है वो बेसिकली ये ऑल्ट्रेशन हुआ है कि पहले ये था कि जो भी कंपनी है ना, उसको एक डायरेक्टर ऐसा होना पड़ेगा इंडिया में जो कि वो 182 डेज के लिए रहे। ये रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पुराना ही है, पहले सिर्फ फिनेंशियल ईयर था, सॉरी, अभी जो रिसेंट नया एडिशन हुआ है वो फिनेंशियल ईयर की हुआ है, और पहले जो एडिशन था, पहले का जो एक्ट था उसमें कैलेंडर ईयर था। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2000 एंड जो भी रेस्पेक्टिव ईयर का, और फाइनेंशियल ईयर हम लोग सब जानते हैं अप्रैल टू मार्च तक रहता है। तो पहले जो था ना, उसमें हमको जनवरी से उतना तक में देखना था, बट अभी वाले में मेरे को अप्रैल से मार्च तक देखना है। अगर मैं करंट टर्म की बात करूँ तो 1 अप्रैल 2020 से मुझे 31 मार्च 2021 तक देखना है। अगर तब तक रेसिडेंट डायरेक्टर 182 डेज इंडिया में रहना ही होगा, और ये कंटिन्यू बेसिस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर महीने भर यहाँ हूँ, महीने भर वहाँ हूँ, तो 6 महीना यहाँ हूँ, 6 महीना वहाँ हूँ, तो मेरे को कंटिन्यू बेसिस पे नहीं देखना है। मेरा टोटल फाइनेंशियल ईयर में 180 डेज मुझे इंडिया में रहना है, सिर्फ एक डायरेक्टर को। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 है, तो उसमें से कोई भी एक अगर रेसिडेंट है तो काम चलता है। 4 सपोज करो फॉरेन ही रहते हैं बेसिकली, वो 9 महीने रहते हैं यहाँ पे, 3 महीने रहते हैं यहाँ पे, वैसा है, तो एक तो रहता है ना, तो वो रेसिडेंट डायरेक्टर है। तो ये पब्लिक प्राइवेट सभी के लिए एप्लीकेबल है, इवन ओपीसी के लिए भी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा ब्रीफिंग। इसमें हम लोग जस्ट एक ग्लैंस ले लेते हैं। तो लिस्टेड कंपनीज को पब्लिक कंपनी, देखो वुमेन डायरेक्टर में ना क्लियरली मेंशन था एवरी लिस्टेड कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं हो प्राइवेट, दैट डजेंट मैटर। प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट करना ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज अपॉइंट ही नहीं कर सकती। अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे कंपनी के फंक्शनिंग के लिए अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है तो मैं अपॉइंट कर सकती हूँ। पर अगर कोई भी कंपनी हो, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, भले ही उसके लिए मैंडेटरी नहीं हो, लॉ नहीं बोल रहा है कि तुमको अपॉइंट करना है, पर अगर तुम अपॉइंट कर रही हो ना, तो तुमको सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में जो भी क्वालिफिकेशंस है वो देखना ही होगा, तभी तुम अपॉइंट कर सकती हो किसी बंदे को। ऐसा नहीं कि तुम्हारे रिलेटिव ही है तो तुम इसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दो, वैसा नहीं चलेगा। सॉरी। तो लिस्टेड कंपनी के लिए क्राइटेरिया है कि जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना, उसको अपने जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, सपोज करो अगर 12 डायरेक्टर्स है, तो उसको उस कंपनी को ये मेक श्योर करना है कि उस 12 में से कम से कम भी 4 डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही हो। नेक्स्ट, ये जो कंपनीज है उसको 1/3 तो नहीं रखना है, 2 डायरेक्टर्स। लिस्टेड के लिए तो मैंडेटरी है, तुमको अपॉइंट करना है कितना, 1/3। बट अगर कोई दूसरी पब्लिक कंपनी है तो क्या उसको भी 1/3 ही अपॉइंट करना है? नहीं, उसको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो चलेगा। कौन सी कंपनीज? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टोटल मिला के आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स और डिपॉजिट इन तीनों को लेके 50 करोड़ अगर क्रॉस कर रहा है, तो उस डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है अपॉइंट करना, वो भी एटलीस्ट 2। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो ऑडिट कमेटी का क्या रूल होता है कि उसके जो मैक्सिमम डायरेक्टर है, मेजॉरिटी डायरेक्टर है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। अगर मेरी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ, मेरी ऑडिट कमेटी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 7 है, तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 7 का मेजॉरिटी क्या होगा, मतलब मोर देन 50%, दैट इज 7 का 50% क्या होता है, 4। एनी नंबर वो वाला ले रही हूँ मैं, तो 4 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट मैंडेटरी है। बट एक्ट में तो बोला है कि पब्लिक कंपनी को सिर्फ, लिस्टेड नहीं है तो सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया, अगर कोई ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन के लिए तुमको अगर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ रहा है, तो यू शुड अपॉइंट दैट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉट द मिनिमम नंबर 2। नेक्स्ट, अगर सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी वही है कि अगर बीच में छोड़ के चला जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो वैकेंसी कर दिया उसने, रिज़ाइन कर दिया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो सेम है इसके लिए भी। तुमको नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, और जो भी तुम्हारा अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है उसमें से जो भी लेटर है, तुमको तब तक का टाइम लिमिट है, तब तक तुम अपॉइंट कर लो। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर अ कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ 3 कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में इतने पैसे नहीं है, इतना टर्नओवर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो करना क्या है ना, आपको 3 कंडीशंस फुलफिल कर, ये आपकी जो 3 कंडीशंस है ना, एनी ऑफ द 3 कंडीशन लेड इन सब रूल 1, जो 10 करोड़ वाला, 100 करोड़ वाला और 50 करोड़ वाला जो क्राइटेरिया है ना, अगर वो 3 साल तक फुलफिल नहीं कर रही है, मीट नहीं हो रहा है, तो आप चाहो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को निकाल सकते हो। क्लियर? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मेरी कंपनी गरीब हो रही है, मतलब 100 करोड़ मेरा अभी टर्नओवर आ रहा है, अगर मैं टर्नओवर वाले लिमिट को लूँ, 100 करोड़ मेरा टर्नओवर आ रहा है, और मेरे अब जो टर्नओवर आ रहे हैं ना 2017, 18, 19 और 19, 20 में, ये तीनों में मेरा 100 करोड़ से नीचे, किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 50 है, तो मैं चाहूँ तो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकाल सकती हूँ कि तुम निकल जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मेरे पास इतना टर्नओवर नहीं है, मैं तुमको सैलरी नहीं दे सकती। बट वो जो चीज़ है ना, वो कंटिन्यू बेसिस पे होनी होगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 16-17 में टर्नओवर लेस था, 17-18 में टर्नओवर लेस था, 18-19 में वापस 120 हो गया, और 19-20 में वापस 50 करोड़ हो गया।
तब ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तब मैं निकाल सकती हूँ क्या? आंसर इज़ नो, तब तुम नहीं निकाल सकती, क्योंकि एक्ट में क्लियरली बोला है कंजिक्यूटिव ईयर्स, 3 साल तक लगातार अगर वो कंडीशन में फॉल नहीं हो रहा है तो तुम अपॉइंट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। Provided that a company belonging to any class of companies for which a higher number of independent director has been specified in force shall comply with the requirement of, वही जो अगर हायर नंबर है तो हायर नंबर अपॉइंट करना पड़ेगा तुमको। ये जो क्लासेस ऑफ कंपनीज है ना, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि एक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो भी लिस्टेड है उसको तो मैंडेटरी है, बट अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसकी वो क्राइटेरिया पे फॉल हो रही है ना तो अपॉइंट करना मैंडेटरी है। बट ये जो क्लासेस ऑफ कंपनीज है ना, ये भले ही अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, भले इसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है, और आउटस्टैंडिंग वाला लोन जो क्राइटेरिया 50 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो भी इन क्लासेस ऑफ कंपनीज को ज़रूरी नहीं है। पहला तो जॉइंट वेंचर, उसका टर्नओवर कितना भी हो, उसकी पेड अप कैपिटल कितनी भी हो, उसके आउटस्टैंडिंग कितने भी हो, मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है इस कंपनी में। दूसरा, होली ओन सब्सिडरी। सपोज कि ABC कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है, और उसकी जो सब्सिडरी है वो XYZ है, होली ओन सब्सिडरी, ठीक है, जिसका टर्नओवर यानी कि XYZ का टर्नओवर 120 है। तो क्या मैंडेटरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना? आंसर इज नो। अगर इसको, ये जो क्लासेस ऑफ कंपनीज है, इसको अगर मैं नहीं देखूँ ना, इस वाला को, तो मैंडेटरी है XYZ को भी, क्योंकि वो भी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका टर्नओवर तो 100 करोड़ से ऊपर है, तो उसको मैंडेटरी है। बट इसमें ये एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन दिया? कि ये जो अनलिस्टेड कंपनीज है इसको अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि ये होली ओन सब्सिडरी है, तो इसको ज़रूरी नहीं है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भले ही हो, लेकिन अगर ये होली ओन्ड है किसी कंपनी की, तो उस कंपनी को, ये कंपनी भले जो लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। कोई पब्लिक कंपनी की होल्डिंग, मतलब ये जो होली ओन सब्सिडरी है ना, इसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। होल्डिंग कुछ भी हो, मुझे से मतलब नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी की होली ओन सब्सिडरी हूँ, पब्लिक कंपनी हो और होल्डी ओन सब्सिडरी हूँ, किसी भी मेरी चाहे होल्डिंग कंपनी कोई भी रही हो, मेरे को अपना टर्नओवर अगर इतना भी है ना, तो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, और डोमेन कंपनी को भी अपॉइंट करने का ज़रूरत नहीं है। फटाफट एक बार ऐसे ही देख लेते, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो मैं वापस ज़्यादा नहीं बताऊँगी, थोड़ा बहुत ग्लैंस में देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर होते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर तो नहीं होते हैं कंपनी के। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो बोर्ड की ओपिनियन में, मतलब ये बेसिकली क्वालिफिकेशंस है कि ये क्वालिफिकेशंस अगर तुमने फुल्ली सेटिस्फाई की ना, तभी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो उस कंपनी के। बोर्ड को ऐसा लगता है, पहला, बोर्ड को ऐसा लगता है कि उसमें काबिलियत है, वो जितने भी जो भी क्राइटेरिया है उसके पास नॉलेज है, वो फुलफिल है मेरी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए उस बंदे को, तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। वो बंदा मेरे कंपनी का, जिस कंपनी में अपॉइंट होने वाला है, उसका प्रमोटर ना कभी था और ना है अभी। वो बंदा ना मेरी कंपनी का, जिस कंपनी में अपॉइंट होने वाला है, उसका प्रमोटर भी नहीं है और डायरेक्टर भी नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। प्रमोटर तो नहीं है और डायरेक्टर प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं है। ये सिर्फ मेरी कंपनी का नहीं देखना है, कैश मतलब मेरी कंपनी का प्लस एसोसिएट कंपनी का, मेरी होल्डिंग कंपनी का और मेरी सब्सिडी का, इन सभी में अगर वो प्रमोटर नहीं है या प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, तो ही वो बंदा मेरी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तीसरा कि उसका कोई पिक्यूशनरी रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए अदर देन रेम्यूनरेशन रिसीव करने के अलावा। बट अगर उसका टोटल इनकम का 10% अगर मेरी कंपनी से मिल रहा है अप टू 10% तक, तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा वो मेरी कंपनी या कैश वाली कंपनी या उसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर से ले रहे हैं, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, कैश से या उसके प्रमोटर से या उसके डायरेक्टर से अगर रिलेटेड नहीं है, अगर उनसे मैं टोटल इनकम रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो मुझे
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती हो अगर ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं है तो। ये मुझे जो चीज़ है ना, ये क्राइटेरिया मेरे पिछले 2, मैं जिस भी ईयर में अपॉइंट होने वाली हूँ उस फाइनेंशियल ईयर का प्लस उसके पहले के 2 फाइनेंशियल ईयर्स का मुझे देखना है कि मेरा इनकम उससे कितना मिल रहा है। और ये जो फर्स्ट वाला था वो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब मेरा जो रिलेटिव है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होने वाले उसके रिलेटिव्स का देखना है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो प्रपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका अगर रिलेटिव जिस कंपनी में अपॉइंट होने वाली हूँ मैं, उस कंपनी का अगर वो पेड अप कैपिटल जो शेयर कैपिटल है 2% से ज़्यादा होल्ड करके रख रहा है तो मैं उस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। अगर उसने लोन लिया है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। मेरे रिलेटिव्स ने अगर लोन लिया है या कोई थर्ड पर्सन को गारंटी या सिक्योरिटी दी है या कोई भी पिक्यूशनरी रिलेशनशिप है मेरे रिलेटिव्स का उस कंपनी में, तो मैं उस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। उस कंपनी का प्लस एसोसिएट सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का प्लस उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का भी कैश का। तो कुल मिला के ये जो क्राइटेरिया ना, इसमें मेरा रिलेटिव का ना तो सिक्योर शेयर कैपिटल होनी चाहिए होल्डिंग, ना लोन का होना चाहिए, ना गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की हो, ना कि प्रिकॉशनरी रिलेशनशिप होना चाहिए। इसमें क्राइटेरिया है 2% या उससे ज़्यादा। बिलो 2% है तब तक मैं बन सकती हूँ, बट अगर 2% जो मेरा ग्रॉस टर्नओवर है उसका 2% मुझे यहाँ से मिल रहा है मेरे रिलेटिव्स को, तो मैं नहीं बन सकती। ये जो 2% है हम लोग सिंगली भी देख सकते हैं, इंडिविजुअली भी देख सकते हैं और इन सबको मिला के भी देख सकते हैं। ये भी मुझे पिछले 2 साल और करेंट फाइनेंशियल ईयर पे देखना है। नेक्स्ट ये थर्ड कैटेगरी है कि मेरा प्लस मेरा रिलेटिव उस कंपनी में जिस कंपनी में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाली हूँ केएमपी का पोजीशन होल्ड नहीं करता और वो एम्प्लॉय नहीं रहा हो उस कंपनी का, ठीक है। प्लस ऐसा कोई फर्म ऑफ ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी का फर्म या कॉस्ट ऑडिटर का फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म, किसी का भी फर्म या लीगल फर्म, ठीक है, उस ऐसे फर्म में या ऐसे कंसल्टिंग या लीगल फर्म में मैं या मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर है, ठीक है, और उस फर्म का जो 10% ग्रॉस टर्नओवर का 10% से ज़्यादा मुझे उस कंपनी से मिल रहा है जिस कंपनी में मैं अपॉइंट होने वाली हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। होल्ड टुगेदर विथ हिज रिलेटिव मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने रिलेटिव्स के साथ में अगर कंपनी का वोटिंग पावर 2% से ज़्यादा होल्ड करे तो भी नहीं बन सकती। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ एनी एनपीओ, ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर हूँ, मैं या मेरा रिलेटिव, जिसका जो रिसिप्ट आ रहा है 25% उस कंपनी से आ रहा है जिस कंपनी में मुझे डायरेक्टर अपॉइंट किया जाने वाला है, या कैश से आ रहा है या उसके डायरेक्टर या प्रमोटर से आ रहा है, या फिर मैं उस कंपनी में 2% से ज़्यादा, मैं या मेरे रिलेटिव्स उस कंपनी में 2% से ज़्यादा अगर वोटिंग पावर होल्ड करते हैं तो मैं उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। अगर अब ये मैंने अगर क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई कर लिया कि मैं इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रही हूँ, यानी कि मैं एलिजिबल हूँ डायरेक्टर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए उस कंपनी की, तो मुझे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या? जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं बनने वाली हूँ उस कंपनी की जब मैं अपॉइंट हुई, जब मैंने पार्टिसिपेट किया, जब मैं ज्वाइन करी, उस ज्वाइन करने के बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा मुझे ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं उस जो क्राइटेरिया आपने बोला था सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में, मैं उसमें फॉल नहीं हो रही हूँ, यानी कि मैं उसमें डिसक्वालीफाई नहीं हो रही हूँ, मैं एलिजिबल हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। और उसके बाद एक बार तो तुमने तब दे दिया जब तुमने ज्वाइनिंग किया था, और उसके बाद फिनेंशियल ईयर जब जब स्टार्ट होगा उस फिनेंशियल ईयर में जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तब तब तुम्हें डिक्लेरेशन देना है कि तुम अभी भी उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रही हो, या अगर तुमने इस कंपनी में तुम डायरेक्टर बन रही हो और उस पर्टिकुलर कोई और कंपनी में भी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गई या डायरेक्टर बन गई या केएमपी का पोजीशन होल्ड कर लिया, तो भी तुमको देना पड़ेगा, जिससे भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का स्टेटस चेंज होने का चांसेस है, तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। दूसरा कि कंपनी और उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शेड्यूल 4 में
सब कुछ लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रूल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, जो भी है सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो वो शेड्यूल 4 कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है ना, उस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत उसको कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं बेसिकली। जनरली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो स्कीम है ना, वो जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, जो लॉन्ग टर्म से रहते हैं, जनरली उन्हीं को दिया जाता है। तो वैसे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सूटेबल नहीं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, वो पार्ट टाइम है। आता है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, सिटिंग फीस लेता है, कुछ कमीशन का उसका कुछ हिस्सा बनता है, वो लेता है और चला जाता है। तो इसको बेसिकली कोई भी तरह का सैलरी नहीं मिलता है। तो इसको क्या मिलता है, इसको 197 सबसेक्शन 5 में जो चीज़ें दी हुई है वही चीज़ें मिलती है। और सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 में उसमें सिर्फ इसके रेमुनरेशन कमीशन वाला पार्ट वही डिस्क्राइब किया हुआ है, उसमें सैलरी का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मंथली सैलरी वो ड्रॉ नहीं करता है, उसको जो जो बोर्ड मीटिंग उसने अटेंड की है उतना तक वो करता है। और पर बोर्ड मीटिंग उसको 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ये 197 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है, जो मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ जब डालूंगी तब मैं सारे सेक्शंस डिस्क्राइब करूंगी, तब 197 भी डिस्क्राइब करूंगी, तब मैं बताऊंगी। और प्लस तुम्हारा अगर कोई भी आने जाने का भाड़ा किराया वगैरह लग रहा है, तुम बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आ रही हो, इसलिए तुम्हारा कैब का भाड़ा लगा या कोई और भी एक्सपेंसेस लगे, तो वो मैं रिम्बर्स कर दूंगी। और लिखा हुआ है ना, अनदर मीटिंग्स एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने अगर अप्रूव किया तो कुछ प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन है तो वो तुम्हें दिया जा सकता है। टेन्योर एंड अदर मैटर्स। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब तक होल्ड करेगा एक ही कंपनी में, कब तक रह सकता है? वो सिर्फ 2 टर्म के लिए रह सकता है। हर एक टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का होता है, यानी कि 5 लगातार 5 साल। अगर मैंने तुम्हें एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में मैंने तुम्हें अपॉइंट किया 3 साल के लिए, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और मैं मैक्स टू मैक्स तुम्हें 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकती हूँ एक टर्म में, मैंने तुम्हें 3 साल के लिए किया, तो तुम्हारा टर्म वहीं पे खत्म। 1 साल के लिए किया, एक टर्म खत्म। और मैक्स टू मैक्स मैं तुम्हें 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदे को मैंने अपॉइंट किया जनरल मीटिंग में, तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना मेरी कंपनी की 3 साल के लिए, फ्रॉम अ पीरियड 17, 18, 18, 19 एंड 19-20 के लिए। और फिर मैंने तुम्हें 19-20 के जनरल मीटिंग में वापस 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर दिया। तो तुम ये नहीं बोल सकती कि भाई मेरा टर्म तो, पर मेरा टोटल तो 10 कंजिक्यूटिव ईयर्स है ना, तो आपने तो मुझे 8 ही कंजिक्यूटिव ईयर्स के लिए किया, तो 2 और कर दो, मेरा कंजिक्यूटिव 10 हो जाता ना। तो नहीं, टर्म 2 ही टर्म के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। पहला टर्म में तुम 1 से 5 तक कितने भी साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, और दूसरे टर्म में भी सेम, तुम चाहे तो 3 साल के लिए, चाहे 2 साल, मैक्स टू मैक्स 2 टर्म में अपॉइंट किया जा सकता है। 2 टर्म के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है। और हर एक टर्म में तुम मैक्स टू मैक्स 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकती हो कंजिक्यूटिव ईयर्स, और उसके बाद तुम्हें ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वापस कभी उस कंपनी में ज्वाइन ही नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है फॉर अ टर्म अप टू 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स ऑन द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। बोर्ड पहले उसको रिकमेंड करेगी और फिर वो अपॉइंट हो सकता है, जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल होगा। बट अगर जब हम रीअपॉइंट कर रहे हैं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, और वो डिस्क्लोजर बोर्ड्स रिपोर्ट में डालना मैंडेटरी है। अगर मैं कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर रही हूँ, तो जिस जनरल मीटिंग में मैंने रीअपॉइंट किया है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, उस बोर्ड रिपोर्ट में भी इसका डिस्क्लोजर जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने रीअपॉइंट किया है। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। अभी डिस्कस किया 2 ही कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए। कंजिक्यूटिव टर्म्स, इसको मैंने
बोल्ड में लिखा है, क्योंकि 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब ये है कि लगातार 2 टर्म्स, यानी कि लगातार 10 साल तक हम लोग मैक्स टू मैक्स अपॉइंट कर सकते हैं, पर हर एक टर्म 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स का ही होगा। बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब उसको वापस अपॉइंट कर सकते हैं 3 साल के बाद। उसका ऑफिस छोड़े हुए को 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के बाद मैं चाहूँ तो तुमको वापस अपॉइंट कर सकती हूँ फॉर अनादर 2 टर्म्स। ठीक है, अभी ये जो 3 साल है ना, इस 3 साल में तुम किसी भी तरह से कंपनी में, मेरी कंपनी में एसोसिएटेड नहीं रहनी चाहिए, कोई भी रिलेशन नहीं रहना चाहिए इन 3 पीरियड्स में। लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी रहेगी? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग अ प्रमोटर और केएमपी शैल बी हेल्ड लाइबल। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या लाइबिलिटी रहेगा? कोई भी ऐसा काम जो उसके नॉलेज में हुआ है, उसके वजह से हुआ है, उसकी सहमति रही उस काम में, वो सिर्फ उसी काम के लिए लायबल रहेगा। बाकी के काम के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल नहीं है। इसीलिए बोला है ना कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स नॉट बीइंग अ प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर जनरली एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय रहता है और केएमपी भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ रहते हैं। सो इन लोग के अलावा बाकी सब तो लायबल रहेंगे सारे एक्ट के लिए, बट ये दोनों पर्टिकुलर डायरेक्टर्स सिर्फ उन्हीं काम के लिए लायबल रहेंगे ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट ऑफ ओमिशन, जो ऐसे एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन बाय अ कंपनी विच हैड ऑकर्ड, जो उसकी नॉलेज से हुआ है, एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस, बोर्ड प्रोसेस में वो डिसीजन लिया हो और उसकी सहमति से लिया गया हो। द प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें हर एक पब्लिक कंपनीज में ये होता है कि पब्लिक कंपनीज में कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होते हैं और उसमें से 1/3 एक्चुअली रिटायर होते हैं। तो इसमें ये जो रिटायर बाय रोटेशन है ना, जब हम लोग इसका काउंटिंग करेंगे ना, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इसमें इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करूं तो मैं उस सेक्शन के लिए भी आपको नॉलेज दे सकती हूँ या उसका भी वीडियो बना सकती हूँ। टिल देन मैं अपने हिसाब से वीडियोस बनाती रहूँगी एंड यू गाइज एंजॉय। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।